नमस्ते बच्चों। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया है कि ट्राइबल्स जो होते थे वो किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे। उसमें से कुछ झूम कल्टीवेटर्स होते थे जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी कहते हैं, कुछ हंटर गैदर्स होते थे और कुछ उसमें से हर्डर होते थे जो एनिमल का हर्डिंग और रियरिंग करते थे। एक सोर्स इसमें दिया हुआ है जिसमें वेरियर एल्विन नाम का एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जो बाइगाज और कोंड जो कि सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल सोसाइटी थे, लगभग 1930s 1940s में इनके आसपास रहा था। तो उसने इनके बारे में पूरा डिस्कशन किया है और बताया है कि किस तरीके से चैत से लेकर पूरा मंथ जो हिंदी का मंथ होता है वो ऑलरेडी इसमें सारा मेंशन किया गया है कि कब क्या करते थे। तो ये सभी आदिवासी जो सेंट्रल इंडिया में रहते थे बाइगाज, ये एक्चुअल में अपने आप को जंगल का ही निवासी मानते थे, है ना। और आदिवासी यानी कि जो ट्राइबल्स और बाइगाज वुमेन जो है वो कांदा और महुआ सीड्स कलेक्ट करती थी, कांदा और महुआ का सीड्स। सो इस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। बैसाख जो है वो बैसाख द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस। बैसाख में ये लोग जंगलों को आग लगाते थे। वीमेन अनबर्न्ट वुड को कलेक्ट करती थी और फिर धीरे धीरे ये जेठ आते आते वो प्लेस जो था वो इन जेठ सोइंग टुक प्लेस एंड हंटिंग स्टिल वेंट ऑन। जेठ तक वो सोइंग करते थे और हंटिंग का काम लगातार इनका जारी रहता था। फ्रॉम आषाढ़ और भादो द मेन वर्क इन द फील्ड। आषाढ़ और भादो में जो किसान होते थे वो खेतों में काम करते थे। इन कॉर द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ द बीन्स वेयर राइपेंड एंड इन कार्तिक कुटकी इन कार्तिक कुटकी बिकम राइप। कार्तिक आते आते तक ये पक जाता था। अगहन में इसको अगहन में जब ये फसल क्रॉप जो है पक कर रेडी हो जाता था तो पूस में इसको विनोइंग के लिए लाया जाता था। और पूस जो है वो डांस और मैरिज का टाइम होता था इनके लिए। माघ में ये जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह वेवर शिफ्ट कर जाते थे। तो सो न्यू वेवर एंड हंटिंग गैदरिंग वाज इन द मेन सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। वेवर यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा गया है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल जो है यानी पूरा जो एक तरीका है कि कैसे ये काम करते थे, कब क्या काम किया जाता है, सारे चीज़ को डिस्कस किया गया है इसमें। इसको आप लोग देख लेंगे। देखिए, वेवर का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बदले में इस वेवर वर्ड का यूज़ किया जाता था। सो इवन बिफोर द 19th सेंचुरी जब बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज ला दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, तो ये जितने ट्राइबल्स थे द ट्राइबल्स ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन। ये कहीं ना कहीं अपना एक परमानेंट प्लेस पे बसना शुरू कर दिए थे, क्योंकि कल्टिवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर जो इनका पहले से प्रोसेस चल रहा था वो अब रुक चुका था। इंस्टीड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो एक जगह पे अब ईयर आफ्टर ईयर ये खेती कर सकते थे जिस तरीके से पहले वो किया करते थे। प्लेस टू प्लेस यानी एक जगह से दूसरे जगह ये मूव करते थे। नहीं, अब ऐसा नहीं था, बल्कि एक ही जगह पे वो ईयर दर ईयर वहाँ पे खेती करने लगे। सो दे बिगैन टू यूज़ द प्लाउ एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। तो धीरे धीरे इन लोगों ने हल चलाना सीख लिया। अब ज़मीन पे इनका अधिकार हो गया, वो ज़मीन पे ये खेती करते थे और उस ज़मीन पे इनका मालिकाना हक था। एंड इन मेनी केसेस लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर द लैंड बिलोंग टू द क्लान्स एज ए होल। बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलता है, जैसे कि मुंडाज वो मानते थे कि जो ये इनका लैंड है वो उनके क्लैंस के लिए है, यानी कि वो उनके द्वारा, उनके वंशज, उनके पूर्वजों के द्वारा दिया गया है और उनके कुल का ये संपत्ति है। सो ऑल मेंबर ऑफ द क्लैन वेयर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स
एंड हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड। तो जितने सभी मेंबर्स थे वो सभी को डिसेंडेंट, उनके जो डिसेंडेंट थे उनको माना जाता था कि वो उनके ओरिजिनल लोग थे जिन्होंने इस शेल्टर को क्रिएट किया, जिसने सबसे पहले ज़मीन को साफ किया था, और इसलिए ये जो ज़मीन है उन पे उनका बर्थ राइट है। सो वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लान रिक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स, सम बिकम चीफ एंड अदर फॉलोअर्स। इसमें से कुछ लोग धीरे धीरे क्या हुए कि इनके हेड बन गए, चीफ बन गए, और कुछ उनके फॉलोअर्स बन गए। तो इस तरीके से जो पावरफुल मैन था वो ऑफन रेंट लिया करता था उनके लैंड पे इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। तो वो खुद से खेती नहीं करता था, बल्कि खेती के ज़मीन को वो रेंट पे दे दिया जाता था और उसके लिए उससे रेंट वसूलता था। सो ब्रिटिश ऑफिशियल सॉ सेटल ट्राइबल ग्रुप लाइक द गोंड एंड संथाल एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदर। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मानना था कि गोंड और जो संथाल हैं वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं बल्कि हंटर गैदर और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स से। तो दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वेयर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज। वो लोग जो जंगल में रहते थे उनको कंसीडर किया जाता था कि ये थोड़ा वाइल्ड हैं यानी जंगली हैं, एंड दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज। इनको ज़रूरत है कि इनको सेटल्ड किया जाए और इनको सिविलाइज किया जाए। नाउ वी विल डिस्कस हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स लाइफ। कैसे जो फॉरेस्ट लॉज आए वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे देश के जो ये ट्राइबल सोसाइटीज़ था उस ट्राइबल सोसाइटीज़ के लाइवलीहुड को, लाइफ को प्रभावित किया। तो ये जो इनके जो हेड होते थे यानी कि ट्राइबल जो चीफ होते थे उनका क्या हुआ। तो बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स ये जो ट्राइबल चीफ थे वो अपने कबीला में या अपने क्लैंस के बीच में इम्पोर्टेंट पीपल के रूप में बहुत सारे इकोनॉमिक पावर को एंजॉय करते थे, और उनके पास ये राइट था टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी, अपने क्षेत्र पे शासन करने का और उन पे कंट्रोल करने का। सो इन सम प्लेस दे हैड देयर ओन पॉलिसी एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो कई जगह पे ये देखने को मिला है कि उनका अपना लोकल मैनेजमेंट होता था फॉरेस्ट के ऊपर। एंड अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स आए उसने अपना रूल रेगुलेशन बनाना शुरू किया, तो इनके जो पावर्स थे वो धीरे धीरे पावर चेंज होने लगे, और कंसिडरेबली जो चीफ हुआ करते थे ये ट्राइबल चीफ, वो धीरे धीरे उनके पावर में चेंजेज आना शुरू हो गया। सो दे वेयर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स, यानी कि but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India। तो जो लोग थे चीफ के रूप में उनके पास कुछ पावर रहा, जैसे कि टाइटल्स उनके पास था विलेज के क्लस्टर के हेड के रूप में, रेंट लिया करते थे, लेकिन बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो था वो उनसे छीन लिया गया। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा जो बनाए गए नियम थे उनको लागू कर दिया गया। सो दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। अब जो चीफ थे जो पहले एक राजा के रूप में काम कर रहे थे उनको भी अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था। उनको डिसिप्लिन ट्राइबल ग्रुप के बिहाफ पे ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश के बिहाफ पे ट्राइबल ग्रुप्स को डिसिप्लिन सिखाया जाता था। सो दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉय अमंग देयर पीपल एंड वे आर अनेबल द फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। यहाँ तक कि जो अपने लोगों के बीच में जो उनको डिग्निटी मिली हुई थी, जो वो पावर एंजॉय कर रहे थे, वो धीरे धीरे उनमें भी कमी आ गई और उन्होंने जो वो लोग थे वो अपने ट्रेडिशनल फंक्शन को फुलफिल करने में जो अनेबल हो गए। सो अब ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, इनके साथ सबसे कह सकते हैं कि उस समय उस दौरान में बुरा हुआ, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले माइग्रेशन पे कंट्रोल किया, और ये माइग्रेशन पे कंट्रोल होने के कारण जो ये लोग थे जो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते थे, और माइग्रेट करने के बाद
वो अपना जीवन यापन करते थे, खेती करते थे, उनको कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स्ड होना पड़ा। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है निसी ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश का, जो बम्बूज से अपना घर बनाता है और इसी से अपना जीवन यापन करता है। इंटायर विलेज जो है वो झोपड़ी बनाने में उनकी मदद करता है। यहाँ पे व्हील वीमेन है, व्हील जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। व्हील वीमेन कल्टिवेटिंग ए फॉरेस्ट इन गुजरात, ये शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स है जो गुजरात के कई सारे एरिया में ये पाए जाते हैं। सो मेनी ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल्स, दे वांटेड ट्राइबल्स ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर। तो अंग्रेजों को ये जो सिस्टम था, अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग कहीं ना कहीं एक जगह आके बस जाएं, और जब ये एक जगह बस जाएंगे तो शायद इनकी जो रेवेन्यू सिस्टम है वो ज़्यादा हो जाएगी, रेवेन्यू सिस्टम अच्छे तरीके से चलेगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनका बढ़ जाएगा और रेगुलर वे में रेवेन्यू पे कर पाएंगे। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट के तहत उसने क्या किया, दे मेजर्ड द लैंड, जमीन की मापी की गई, एंड डिफाइंड द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। तो सबके लिए किसका कितना ज़मीन है ये फिक्स कर दिया। ये ज़मीन जब फिक्स हो गया तो उसके बाद फिर जो टेनेंट्स थे, जो इंडिविजुअल थे उन पे रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। तो सम ऑफ पीजेंट्स वेर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन था उस किसान को लैंड ओनर्स बना दिया गया, और बाकी जो अदर बचे उनको टेनेंट्स कहा गया, जो कि आप चैप्टर 2 में टेनेंट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ चुके हैं। सो द टेनेंट्स वेयर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर्स एंड हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। तो इस तरीके से आप जमींदारी सिस्टम में भी देख चुके हैं या महलवारी सिस्टम में देख चुके हैं, है ना। सो द ब्रिटिश इफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ब्रिटिश का जो कार्य था झूम कल्टिवेटर्स को एक जगह सेटल करने, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। एंड सेटल्ड प्लाउ कल्टिवेशन इज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केर्स एंड द सॉइल इज ड्राई। तो जो कल्टीवेशन होता था, प्लाव कल्टीवेशन, ये काफ़ी आसान नहीं था। In fact, Zoom cultivators who took to plow cultivation often suffered since their field did not produce good yield. तो अच्छी खेती के लिए इनको जो प्लाइंग होनी चाहिए थी, ये बहुत मेहनत करते थे कल्टीवेशन के लिए, और प्रायः प्लाव करने के बाद भी इनका जो प्रोड्यूस होता था यील्ड वो काफ़ी नहीं था, इनके लिए अच्छा नहीं था। So the Zoom cultivators in North East India insisted on continuing with their traditional practice. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो जूम कल्टिवेटर्स थे, इतने सारे दबाव के बावजूद भी ये अपना प्रैक्टिस चालू रखा। एंड द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और अंततः ब्रिटिशर्स ने इनको अलाउ किया। ये देखिए आंध्र प्रदेश का जो पिक्चर दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में किस तरीके से लोग राइस फील्ड में काम कर रहे हैं, और डिफरेंस बिटवीन द राइस कल्टीवेशन फ्लैट प्लेन एंड द फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट लॉ लाया गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। क्योंकि पहले से जो लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा जंगल पे डिपेंडेंट था, वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे जंगल पे, है ना। और जिसके कारण जो फॉरेस्ट लॉ में चेंजेज आए, फॉरेस्ट लॉ के कारण जो चेंजेज आए, तो इनका जो लाइफ है कंसिडरेबली अफेक्टेड हुआ, ट्राइबल्स लाइफ। एंड द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी। ब्रिटिशर्स ने पूरे जंगल पे कंट्रोल करते हुए डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। एंड सम फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर द प्रोड्यूस टिम्बर। कुछ को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया जहाँ टिम्बर का प्रोडक्शन होगा। ब्रिटिश चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए टिम्बर हो, जिससे कि वो डेवलपमेंट कर सके अपना। खास करके स्लीपर्स बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने में टिम्बर्स का यूज़ किया जाता था। कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिए गए। कुछ फॉरेस्ट जो थे
वो वहाँ पे लोगों को फ्रीली मूव करने के लिए अनुमति दी गई, लेकिन वहाँ पे जो थे वहाँ पे कुछ शर्तें लगा दी गई, और वो जो लोग जंगल में रहते थे उसको विलेज फॉरेस्ट कहा गया। एंड दे फ्रीली प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। सो मेनी वेयर देयर फॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंततः क्या हुए कि अपने भोजन की तलाश में, अपने काम की तलाश में, अपने जीवन यापन की तलाश में शहर की ओर मूव कर गए। बट ब्रिटिशर्स stopped the tribal people from living inside forest. Once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut tree for railway sleepers and transport log? तो वैसे गांव जो जंगल के अंदर छोड़ दिए गए थे, जिनको फ्रीली मूवमेंट को अलाउ कर दिया गया था, वैसे लोगों को, गांव के लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करती थी कि फ्री में जंगल काटने के लिए, जंगल के लकड़ियों को काटने के लिए, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए, और या फिर लकड़ी के लॉग्स को, बड़े बड़े लट्ठे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो यूज़ किया करते थे। सो colonial officials came up with a solution. They decided that they would give Jhum cultivators a small patch of land in the forest and allow them to cultivate them on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So in many regions, the forest department established forest village to ensure a regular supply of cheap labor. तो ये ब्रिटिशर्स का एक कह सकते हैं कि चालाकी थी कि कुछ झूम कल्टीवेटर्स को उन्होंने अलाउ किया कि कुछ स्मॉल पैच ऑफ लैंड उनको दिया जाएगा और वो जंगल में रहेंगे, उसी गांव में रहेंगे, लेकिन बदले में उनको क्या करना होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो लेबर है वो लेबर के रूप में काम करना होगा, इससे कि कुछ चीप लेबर उनको मिल जाते थे या फिर फ्री में उनको लेबर मिल जाता था। तो इस तरीके से ये काम कर रहे थे। अब जो मेनी ट्राइबल्स ग्रुप थे वो रिएक्ट करना शुरू कर दिए कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के विरुद्ध, एंड उन्होंने डिसोबे किया जो नए रूल लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दे वर डिक्लेयर इलीगल, और वैसे प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा जो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो सच वाज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906। तो ऐसा ही रिवोल्ट हुआ था सोनग्राम संगमा आसाम में, जो कि 1906 में हुआ था, एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930 इन सेंट्रल प्रोविंसेस। तो यहाँ पे दो रिवोल्ट के बारे में दिया हुआ है, सोनग्राम संगमा इन 1906 और फॉरेस्ट सत्याग्रह इन 1930। तो आगे हम लोग देखते हैं कि द फॉरेस्ट विथ ट्रेड। ड्यूरिंग द 19th century, tribal groups found that traders and money lenders were coming into the forest more often and wanting to buy forest produce, offering cash loan and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. तो ट्राइबल्स के लिए देखा जाता है कि 19th सेंचुरी में कई सारे ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे जो ट्राइबल ग्रुप से आके मिलते थे और उनसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को परचेज कर लेते थे, बदले में उनको कैश लोन के रूप में देते थे, या फिर वेजेस, वर्क फॉर वेजेस के लिए उनसे पूछा करते थे, कहा करते थे कि अगर आपको काम करना है, पैसा चाहिए तो आप हमारे पास चल के काम कीजिए। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि आगे क्या कंसिक्वेंसेस होता है ट्राइबल्स ग्रुप पे। सो जो एक केस स्टडी है उससे हम लोग देखते हैं, लेट अस कंसीडर ए केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर। सिल्क बनाने वाले जो लोग थे उन पे ये हम समझते हैं कि 18th सेंचुरी में इंडियन सिल्क जो था उसका डिमांड यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा था, और ये जो इंडियन सिल्क होता था वह हाईली वैल्यूड होता था और फाइन क्वालिटी का होता था, जिसके कारण इसका एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से यूरोप की ओर बढ़ गया। मार्केट काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन, और ईस्ट इंडिया चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में हो। सो आज का हजारीबाग जो कि झारखंड में पड़ता है इन प्रेजेंट डे,
वाज एन एरिया वेयर द संथाल रेयर्ड कोकून। कोकून जो है वो जो सिल्क बनाने से पहले जो उसका कोकून तैयार किया जाता है सिल्क वर्म से, तो सिल्क वर्म का कोकून तैयार करने का काम संथाल में काफ़ी ज़्यादा होता था। एंड द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क रेंट इन देयर एजेंट हु गेव लोन। तो जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, जो यहाँ सिल्क बनाने सिल्क का पालन पोषण करने वाले जो लोग थे ट्राइबल्स पीपल, उनको लोन दिया करते थे और उनसे सिल्क का कोकून कलेक्ट करते थे। लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। जो सिल्क बनाने वाले लोग होते थे उनसे 3 से 4 रुपये में लगभग थाउजेंड्स ऑफ कोकून परचेज कर लिया जाता था और फिर इसके बाद इस कोकून को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था बर्दवान और गया, वेयर दे वेयर सोल्ड एट 5 टाइम्स द प्राइस। तो ये बर्धमान और गया जैसे शहरों में जाकर 5 गुना महंगा बिकता था। एंड द मिडिल मैन, जो कि उनके बीच का व्यापारी होता था, जो अंग्रेज और किसानों के बीच में था, वो इन सारे डील को अरेंज करता था और इस मिडिल मैन को काफ़ी फायदा होता था। सो ये जो डील होता था एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोअर के बीच में होता था और उसके बीच वाला जो मिडिल मैन होता था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता था। एंड द सिल्क ग्रोअर अर्न वेरी लिटिल, और सिल्क ग्रोअर को काफ़ी कम पैसा मिल पाता था। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है कि एक वीमेन है जो अपने बच्चे को अपने पीठ पे टांगे हुए है और फिर भी वो काम कर रही है। तो इस तरीके से ये कठिन जीवन जीते थे। कहता है कि अंडरस्टैंडेबली मेनी ट्राइबल ग्रुप सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एट द मेन इनेमी। अब धीरे धीरे ये जो मार्केट से आने वाले जो ट्रेडर्स थे इनको इनेमी के रूप में इन लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। सो ये जो काम के लिए द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। अब उधर अगर किसानों की बात किया तो वहाँ भी हमने देखा कि वहाँ भी उनकी स्थिति खराब थी। अब वैसे ट्राइबल्स जो काफ़ी परेशान होकर घर से बाहर जाकर उन्होंने अपना काम शहरों में करना शुरू कर दिया था, तो इनकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, उनकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। सो फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। तो लेट 19th सेंचुरी हम देखते हैं कि टी प्लांटेशन और जो माइनिंग है वो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री के रूप में हमारे सामने आ चुका था। एंड ट्राइबल्स वेयर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर ऑफ वर्क एट टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड। तो आसाम में प्लांटेशन के लिए और कोल माइंस में झारखंड के लिए जो लेबर के रूप में बहुत सारे ट्राइबल्स को हायर किया जा रहा था काफ़ी बड़ी संख्या में, लेकिन इनके जो वेजेस थे वो काफ़ी कम थे। तो जो ये रिटर्निंग होम तक इनको ये वेजेस पेड नहीं किया जाता था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और जब ये रिटर्न होते थे तो उनको पैसा दिया जाता था। ये इसलिए किया जाता था कि समय से पहले ये अपने घर रिटर्न ना हो सके और प्लांटेशन का काम पूरा हो सके। 1920 तक ये कोल माइनर्स ऑफ बिहार का ये घटना है, बिहार में जो कोल माइंस में लोग काम किया करते। तो 1920 तक अबाउट 50% जब जो माइनर जो थे झरिया, रानीगंज कोल माइंस में जितने भी लोग थे सब ट्राइबल्स थे और वर्क इनका काफ़ी हार्ड था क्योंकि ये काफ़ी डाउन ज़मीन के अंदर डार्क एंड सफोकेटिंग एरिया में ये काम करते थे और नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता था। लिटरली अगर देखें तो 1920 में लगभग 2000 वर्कर जो थे एवरी ईयर मरते थे यहाँ पे कोल माइंस में अंदर सफोकेशन के कारण। तो इस तरीके से ट्राइबल्स की ज़िंदगी बदल चुकी थी और ट्राइबल्स धीरे धीरे अंग्रेज़ों के हिसाब से चल रहे थे। अगले दिन हम लोग पढ़ लेंगे अ क्लोजर लुक, तो इसमें हम लोग देखेंगे मेन रूप से बिरसा मुंडा की कहानी। तो 10 मिनट का और रहा है, अगले वीडियो में हम इसको आपको क्लियर करते हैं। तो आप इसमें आप 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द लाइफ ऑफ ट्राइबल सोसाइटी एंड हाउ दे बिकम परमानेंट सेटलर या कल्टिवेटर्स, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ ट्रेडर्स हु वेयर डिकूज एंड वाई the relation between Dikus and tribals were become worst। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे।